हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रॉम बुक 2 दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इसमें हम ऑलरेडी दो पार्ट्स कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी इस वीडियो में। अगर आप उन्हें मिस कर गए हैं तो पहले आप उन्हें देखिएगा और फिर आप इस थर्ड पार्ट पे आइएगा। यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में लिंग्विस्टिक का कवर किया था। अब लिंग्विस्टिक के बाद में हम जहाँ पर आते हैं दैट इज योर रिलीजियस कॉम्पोजिशन। ओके, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। रिलीजियस कॉम्पोजिशन आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन? इट मीन्स हम जैसे हमने बात करी थी कि हम जब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम उसको कई पैरामीटर्स में समझ सकते हैं, जिसमें से रिलीजन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम रिलीजन के बेसिस पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन जगहों पर कौन से रिलीजन का डोमिनेंस है या फिर कितने तरह के रिलीजन्स इंडिया में मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने छोटे से एक वर्ड सुना होगा, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। एंड ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और जो बहुत पीसफुली अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। बीच में होने वाले क्लैशेस जो हैं, दे आर नॉट द नॉर्म, दे आर अदर एक्सेप्शंस। ओके, सो यहाँ पर अब हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए, बीइंग अ ज्योग्राफर हमारा जो सारा इंटरेस्ट रहता है वो कि स्पेस पे कोई भी फिनोमिना किस तरह से अरेंज्ड है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी किसी भी फिनोमिना की हम बात करते हैं तो हमारा पहला उसमें जो स्कोप होता है ज्योग्राफी का, वो यही होता है कि कौन सी जगह पे ये फिनोमिना कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, या उसका प्रभाव कितना ज्यादा या कितना कम है। ओके, सो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम पहले यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल हमारे कितने रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज इंडिया में प्रेजेंट है। सो दिस टेबल विल हेल्प यू आउट। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की, अगेन वी आर यूजिंग 2011 सेंसस डेटा हियर। तो पॉपुलेशन ऑफ हिंदू वाज नियरली 80%। मुस्लिम पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, इनकी 14.2, ये हमारा सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है। ओके, followed by Christian population that is 2.3, then Sikh population 1.7, Buddhist 0.7, Jains 0.4, then other religion, there are Zoroastrianism and other small sects and religions, they are 0.7, and some people they don't want, कुछ लोगों को नहीं अपना रिलीजन ही नहीं बताना है, सो वो जो नंबर है वो 0.2 पर यहाँ पे स्टैंड करता है। ओके, अब हम इसको इंडिया के मैप के ऊपर इन नंबर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है, ओके, ये कहाँ कहाँ है, इसको समझने के लिए हमें ये चीज समझना ज्यादा इजी होगा कि ये कहाँ कहाँ कम है या कहाँ कहाँ पर दूसरे रिलीजन्स का डोमिनेंस है। ओके, सो हम यहाँ पर अगर पहले मुस्लिम रिलीजन को देख लेते हैं। मुस्लिम रिलीजन जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो कहाँ कहाँ कंसेंट्रेटेड है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। अगेन यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि ये 2011 सेंसस डेटा है, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। ओके, देन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, स्पेशली वो एरियाज जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डरिंग है। देन केरला and many other districts of उत्तर प्रदेश in and around Delhi and in लक्षद्वीप। ओके, सो यहाँ पर सबसे मेजॉरिटी कहाँ है, कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में आपको सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो अब इन जगहों को अगर निकाल दें तो बाकी बची हुई जगहों पर आपको क्या मिलता है, मेनली हिंदू डोमिनेंस, क्योंकि देखेंगे आप पॉपुलेशन में यही दो ग्रुप सबसे ज्यादा ऊपर हैं। ओके, तो इनमें बाकी स्मॉल पॉकेट्स में हमें मिलेंगे, बट सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलेंगे वो हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ही मैप के ऊपर देखने को मिलती है। तो अब हिंदू पॉपुलेशन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, इन जगहों को आप हटा दीजिए, दैट इज एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल की, देन इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड स्कैटर्ड एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन। गंगा प्लेन का जो रीजन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो पॉकेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पे आपको हिंदू पॉपुलेशन कम दिखाई देगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन और ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देती है। और कुछ हमारे जो एरियाज हैं डेक्कन प्लेट्यू के, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे दो तो केरला और लक्षद्वीप में हमारा पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है मुस्लिम्स का, बट इसके अलावा यहाँ पर भी आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पर है, रूरल एरियाज में,
रूरल एरियाज में कौन से कंट्रीज, देखिए यहाँ पर ना एक आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर पता होंगे तो आपको इसको याद करना बहुत आसान होगा। क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंडिया में आई थी थ्रू कन्वर्जन्स, ओके, क्योंकि ओरिजिनली इंडिया में कोई क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी नहीं। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने मेनली जिन जिन जगहों पर पहले डोमिनेंस लिया, जैसे कि हमारे कोस्टल एरिया थे, ओके, और ट्राइबल एरिया, और एजुकेशन को उन्होंने एक बहुत बड़ा मीडियम बनाया जिसके थ्रू वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो उन्होंने, उनके जो मिशनरीज आए वो गांव-गांव में या ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां पर मेन स्ट्रीम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, ओके, ट्राइबल एरियाज तक गए, गांव-गांव में गए, और वहां पे उन्होंने क्रिश्चियंस में लोगों को कन्वर्ट कराया। तो यहां से ओरिजिन हुआ इंडिया में क्रिश्चियनिटी का, ओके। सो इसीलिए आपको कहां पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी क्रिश्चियन पॉपुलेशन? इट इज वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, Kerala and the hill states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर। सो यू कैन सी या तो ये कोस्टल एरिया है या तो फिर ये आपके ट्राइबल एरियाज हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। सिख पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे जो सिख या खालसा पंथ का जो फॉर्मेशन था दैट वाज हिस्टोरिकली पंजाब हरियाणा वाली साइड पे हुआ था। तो आज भी हम देखते हैं कि इनका डोमिनेंस यहीं पर हमें देखने को मिलता है, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। जैन एंड बुद्धिस्ट वो बेसिकली ये जो है ये हमारे एंशियंट पीरियड में डेवलप हुए थे। तो ये कुछ स्कैटर्ड पॉकेट्स में आपको मिलेंगे, बिकॉज जैन्स जो है वो एक आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, तो आपको ये ज्यादातर बिजनेस वाले एरियाज में दिखाई देंगे। जैन्स हैव मेजर कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड क्लास है। जबकि जो बुद्धिस्ट थे इनको काफी पुश कर दिया गया, इंडिया से काफी आउटस्कर्ट्स की तरफ पुश किया गया। तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में आपको बुद्धिस्ट क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक कैंपेन चलाया था कि हमें रिलीजन चाहिए ही नहीं जो हमें अनटचेबिलिटी के लिए प्रेरित करता है, तो उन्होंने बोला कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो आप हिंदू धर्म को ही छोड़ दीजिए और बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाइए। तो वहां पर आपको महाराष्ट्र में इसीलिए कंसंट्रेशन मिलेगा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का, जो कि एक इसका आउट प्रोडक्ट है, ये जो मूवमेंट बी आर अम्बेडकर जी ने चलाई थी। उसके अलावा आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो हमारा तिब्बत से लगा हुआ रीजन है या चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ रीजन है, दैट इज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया सारी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एरियाज हमारे जो है बुद्धिस्ट डोमिनेटेड हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को देखते जाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझना कि जैसे जैसे इन्वेडर्स आए, ओरिजिनली हिंदू रिलीजन जो था वो हमारा यहाँ पे वैदिक रिलीजन माना जाता है, उसके बाद में उसका एक डाइवर्जन डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ जैन एंड बुद्धिज्म, और उसके बाद में हमारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए जिसकी वजह से मुस्लिम रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, फॉलोड बाय दी क्रिश्चियन इन्वेजन्स, जिसमें जो हमारे कॉलोनियल फोर्सेस हैं उन्होंने आकर इसको इंट्रोड्यूस किया। सो टाइम टू टाइम जिस जिस पॉकेट में जहां जहां पर ये हमारे बाहर से लोग आकर सेटल हुए हैं वहीं वहीं पर आपको यहाँ पे कल्चरल मिक्सिंग देखने को मिलेगी, ओके। और इसके अलावा आपको जो रिलीजियस ग्रुप्स देखने को मिलेंगे बहुत स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हो गए, ट्राइबल इंडिजिनियस फेथ हो गए, जो बाकी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये रिलीजन वाला पार्ट आराम से समझ में आया है। इससे पहले कि हम पॉपुलेशन हम वर्क पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़े, इंडिया एक रिलीजन और लैंडस्केप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलीजन और लैंडस्केप क्या होता है। हम हर रिलीजन से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये एक लैंडस्केप बन जाता है, ये कल्चरल लैंडस्केप में कन्वर्ट होता है, ओके। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं? आप कोई भी मॉन्यूमेंट देख लीजिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या फिर वो चर्च हो, ये सब अपने आप में मॉनेस्ट्रीज, ये अपने आप में एक रिलीजियस लैंडस्केप है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं, जो ग्रेवयार्ड्स हो गए या जो हमारे मकबरे हो गए, इस तरह के कोई भी चीजें जहां पर हम इवन आफ्टर डेथ राइट्स कर रहे हैं, वो भी हमारा कल्चरल लैंडस्केप बन जाता है, रिलीजियस कल्चरल लैंडस्केप। इसके साथ साथ में हमारे कई ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, जिन पेड़ पौधों को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, स्पेशली ट्राइबल कल्चर में, तो हम उन जगहों को भी, उन नेचर की उन जगहों को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये भी अपने आप में कल्चरल लैंडस्केप को फॉर्म देता है, ओके। तो हमारा जो रिलीजन है ये सिर्फ एक किताबों तक ही सीमित नहीं है, इसको हम डे इन एंड डे आउट अपने आसपास भी देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन एंड वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन की ओर।
कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है, पहले तो हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है। वर्किंग पॉपुलेशन की हमने जो डेफिनेशन पहले पढ़ी है और समझी है, उसके अकॉर्डिंगली जो एज ग्रुप है हमारा 15 से लेकर के 60 तक। अब एक्चुअली में लोग 60 से ज़्यादा तक भी वर्क करते हैं, बट हम एक नॉर्मल फिगर मान के चलते हैं कि 15 से लेके 60 एज तक जो भी लोग हैं वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। मतलब वो एक प्रोडक्टिव वर्क में, नेशनल इनकम में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब इस वर्किंग पॉपुलेशन में हमने उसके 3 ग्रुप्स बना दिए, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। अब मेन वर्कर कौन है? मेन वर्कर वो इंसान है जिसको, या वो हमारा वर्कर है जिसको कम से कम 183 डेज या फिर 6 महीने साल में काम मिल रहा है। ओके, क्योंकि देखिए कई बार कुछ काम सीजनल होते हैं। जब धान की रुपाई हो रही है या किसी किसी क्रॉप का हार्वेस्ट हो रहा है, उस समय में ज्यादा लोग चाहिए होते हैं काम के लिए। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे जब हमने कॉटन की खेती हुई, कॉटन को क्लीन करने के लिए अगर हमें मैनुअल लेबर्स चाहिए तो वहाँ पर उस समय डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पे भी हमारे वर्कर्स हैं उनको एटलीस्ट 183 डेज के लिए काम मिल रहा है तो उनको हम मेन वर्कर बोलते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे 183 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्कर। ओके, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। अब इस ग्रुप में हमारे दो तरह के लोग आ सकते हैं। कुछ लोग जो विलिंगली काम नहीं कर रहे हैं बट कर सकते हैं, सक्षम हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी इसमें हमारे आ सकते हैं जो किसी मेंटल या फिजिकल एलिमेंट के कारण काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये हमारा डिपेंडेंट ग्रुप हो जाता है विद इन वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब एज के अकॉर्डिंगली तो वो काम कर सकते हैं मगर वो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं नेशनल इनकम को जनरेट करने में। ओके, तो ये 3 ग्रुप्स में हमने बांट दिया, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मेन और मार्जिनल वर्कर को मिला करके हमारा प्रोपोर्शन कितना बन रहा है? 39.8 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, तो 39.8 मतलब हमारा जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें से लगभग आप मानकर चलो कि 40% लोग ही एम्प्लॉयड हैं या काम कर रहे हैं। और उसमें भी कुछ मेन वर्कर हैं, कुछ मार्जिनल वर्कर हैं, जरूरी नहीं है कि सारे मेन वर्कर हैं। ओके, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा बच जाता है, 60% हमारा नॉन वर्कर हो गया। ओके, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। अब देखो जो हमारी पॉपुलेशन है उसके दो हिस्से तो पहले ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। जो 15 साल से कम के बच्चे हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो 60 से ऊपर है उसको भी हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानते हैं। ओके, ये तो डिपेंडेंट थे ही। अब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में भी 60% लोग जो है काम नहीं कर रहे। इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि इंडिया में अभी भी फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अकॉर्डिंगली या उसके कंपैरिजन में काफी कम है। ओके, तो जब हमारा एक इतना बड़ा काउंटर पार्ट जो है फीमेल्स का वो काम में नहीं जा रहा है एक्टिवली, हम ज्यादातर जब जब हम हाउसवाइफ वर्ड यूज करते हैं तो उसका सिंपल मतलब क्या है कि वो अपने काम के बदले में आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही है। ऐसा नहीं है वो सारा दिन खाली है, वो बहुत सारा काम कर रही है। वही काम आप किसी मेड से, किसी कुक से, किसी आप और हेल्पर से कराएंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हैं। मगर हाउस मेकर्स उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रही, इसीलिए एक्टिवली उनका कोई कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाता इकोनॉमी में। तो वो काम करते करते भी उनका वो कंट्रीब्यूशन जीरो पे काउंट हो रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो है, वर्कफोर्स के जो लोग हैं, स्पेशली जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है और इसीलिए हमारे वर्क पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी नीचे है। एक इसका सिल्वर लाइनिंग इस क्लाउड की ये है कि अब धीरे धीरे हमारा फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है और नॉट ओनली इन प्राइमरी सेक्टर बट धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर की तरफ अगर हम बात करें तो लोग काफ़ी जा रहे हैं। फीमेल स्टाफ काफ़ी इसमें इंक्रीज हो रहा है जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इस तरह से ही हम बात कर सकते हैं कि हम डेवलपिंग से धीरे धीरे डेवलप्ड स्टेट की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट? ये आपका टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड है उसका जब हम रेशो निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ओके, अगर हम अब बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन किन किन स्टेट्स में कितनी है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरी कर रहा है 39.6% इन गोवा टू 49.9% इन दमन एंड दीव। ओके, अब जो जो स्टेट्स है ना, जो हमारी थोड़ी पिछड़ी हुई स्टेट्स जिनको बोलेंगे या जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो
टेरेन है इतनी सूटेबल नहीं है, आप बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव नहीं है। ओके, तो ऐसी ही कुछ स्टेट जो किसी कारण से थोड़ी सी कम डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेटस पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सारी स्टेट्स में आप देखोगे कि पार्टिसिपेशन रेट हायर है। उसका कारण है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि यहाँ पे मैकेनाइजेशन अभी इतना हुआ नहीं है, ज़्यादातर काम हाथों से हो रहा है। नियरली सब्सिडरी लेवल का यहाँ पर या सब्सिस्टेंस लेवल का काम चल रहा है, जिसमें मैनुअल वर्कर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जब मैकेनाइजेशन नहीं होगा, मशीनों से ज़्यादा काम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि जो हमारी बड़ी बड़ी डेवलप स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे मशीनों ने लोगों को रिप्लेस करा है, और इस कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर हैं, मगर वहाँ पे मैनुअल वर्कर का पार्टिसिपेशन रेट कंपैरेटिवली कम है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू दी सेक्टर वाइज ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन। अब हमारी कैसे है, 3 सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के हैं। वन इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। बाय रूल हम ये बोलते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं। तो क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारा ज्यादातर वर्कफोर्स कहाँ पर अभी मिलेगा हमें, एग्रीकल्चर में। ओके, सो नियरली 54.6% हमारा जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो आज भी कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में। और इसमें भी अगर आप देखोगे, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की तरफ जो जा रहा है, या हमारी इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की तरफ में हमारा वर्कर कितना है, 41.6। ओके, 41.6 हमारा इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सब में आता है। और हाउस होल्ड इंडस्ट्री एक छोटा, आपने पढ़ा है पिछले बुक में, हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या है, एक छोटा लेवल है इंडस्ट्रीज का, है ना। तो वहां पर कितने लोग हो जाते हैं, मैंने 3.8%, जिसमें आर्टिशियंस वगैरह मेनली आ जाते हैं। अगर हम फीमेल और मेल की बात करें, तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स में हमारी जो फीमेल्स हैं वो अभी पीछे हैं मेल से, बट आगे धीरे धीरे इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब ये वाला जो ग्राफ यहाँ पर आ जाता है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये ग्राफ आपको दिया जा सकता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना, किसका नंबर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है। यहाँ पर 4 कैटेगरीज हमारी दी हुई हैं, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर एंड अदर वर्कर। ओके, अब ये देखिए कल्टीवेटर कौन है, जिसका अपना खेत है, जो अपने खेत पर खेती कर रहा है। एग्रीकल्चरल लेबर कौन है, जो किसी और के खेत के ऊपर खेती कर रहा है। हाउस होल्ड वर्कर्स या इंडस्ट्री जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और अदर वर्कर्स जो इनके अलावा किसी में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ग्राफ से उनके परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हो, किसमें सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एक जेंडर प्रॉब्लम है हमारे ऑक्यूपेशन में, कि फीमेल्स का नंबर हर जगह पर काफी कम आ रहा है। ओके, इसके बहुत सारे रीजन हमारी सोसाइटी में रहे हैं कि फीमेल्स के साथ किसी ना किसी तरीके का एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा है, जिसके कारण वो उतने लेवल पर नहीं आ पाई हैं जहां पर उनको एक्चुअली में होना चाहिए था। ओके, यहाँ पर देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसको हम बायोलॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस के अकॉर्डिंगली वी कैन बी मेल, वी कैन बी फीमेल एंड वी कैन बी ट्रांसजेंडर। ओके, ट्रांसजेंडर को भी अब हम एक थर्ड कैटेगरी को काफी अब हम इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। पहले ये तो फीमेल से भी ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट था हमारी सोसाइटी का। अब तो इनफैक्ट जो आप नए फॉर्म्स देखेंगे गवर्नमेंट के, उनमें भी ये थर्ड कॉलम होता है ट्रांसजेंडर। सो ये एक तरह से उनको भी इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ताकि इस कैटेगरी को, क्योंकि देखिए वो बायोलॉजिकली उनके जो भी मेकअप हो, वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल ठीक होते हैं काम करने के लिए, तो हम उनको वो अवसर ना दे करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो ये जो चीजें अब धीरे धीरे हमें समझ में आ रही है, हम एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट ऑल्सो फॉर ट्रांसजेंडर्स। ओके, यहाँ पर हमारा जो है यूएनडीपी के प्रोग्राम की बात की गई है। यूएनडीपी ने क्या चीज बोला है, इफ डेवलपमेंट इज नॉट engendered it is endangered। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। engendered का मतलब है कि अगर आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते हो, ओके, आप डेवलपमेंट में सिर्फ आप मेल की तरफ या मेन की तरफ ध्यान देते जा रहे हो और फीमेल को निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आपकी डेवलपमेंट खतरे में है। ओके, ये इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि वर्ल्ड ओवर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फीमेल पॉपुलेशन को आगे आने से रोकता है। और ये इसको इन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला है, क्योंकि देखिए ह्यूमैनिटी का एक आधा हिस्सा फीमेल या विमेन है।
आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने दोगे तो आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते जो ह्यूमैनिटी का एक्चुअल पोटेंशियल हो सकता है। ओके, और अब हम देख रहे हैं कि कितने सारे नए नए फील्ड्स में फीमेल्स आगे आ रही हैं एंड दे आर डूइंग वंडरफुली। ओके, सो ऑल माय गर्ल्स आउट देयर, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पर्पस हैं जो आप पढ़ाई से अचीव कर सकते हो, सो गेट गोइंग गर्ल्स। ओके, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां बचा के हम क्या करेंगे अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं। ओके, सो हमें हर तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लड़ना है और जो रिस्पेक्ट जो जिसके लिए एंटाइटल्ड है, जिस डिग्निफाइड लाइफ के लिए हमारे फीमेल्स भी एंटाइटल्ड हैं, वो भी उनको देना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल्स बहुत डिस्क्रिमिनेटेड हैं। तो इसीलिए हमें उस लेवल तक तो पहले उन्हें लेके आना पड़ेगा ना कि वो फेयर रेस का एक हिस्सा बन सके, उसके बाद में फेयर कंपटीशन भी कर लेंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज 2011 सेंसस में ये 4 बताई गई हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। कल्टीवेटर्स जिनके अपने फार्म्स हैं और वो खेती कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लेबर जो एग्रीकल्चर किसी और के पे कर रहे हैं और उनको उसके बदले में पैसा मिलता है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, और इनके अलावा अदर वर्कर्स जो किसी भी और इंडस्ट्री में या कहीं भी फील्ड में काम करते हैं, दे आर अदर वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पर भी वही बात है कि फीमेल वर्कर्स का नंबर प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि खेती के काम में लोग जो है वो फीमेल्स की हेल्प जरूर ले लेते हैं, मगर वहां पर भी वो वेल पेड नहीं है, उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं जो एक्चुअली में उस काम के मेल्स को मिल रहे हैं। वो बेचने तो नहीं जा रही हैं। ओके, तो वो काम तो कर रही हैं मगर वो एक उनका फ्री सर्विस सॉर्ट ऑफ ही रह जाता है, उनको वो शेयर नहीं मिल पाता। विमेन सब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, स्पेशली टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि ऑफिस जॉब्स हैं तो इसमें बहुत स्कोप है फीमेल एम्प्लॉयमेंट का। ओके, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन तीनों सेक्टर्स में कंट्री में कितने कितने लोग हैं। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने स्पेशल, मैंने आपको बताया ना कि हम ज्योग्राफी में किससे कंसर्न है, स्पेस से। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेट्स में ज्यादा नंबर है, कौन सी कैटेगरी का, कौन सी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ज्यादा पाई जाती है। ओके, सो ये तो एक ओवरऑल इन्होंने बताया कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है हमारा, प्राइमरी से हम सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाएंगे, तो ये शिफ्ट होना ही है। और इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, अभी देखिए जैसे आपके कैंपेन्स आप सोच रहे हो, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब यही तो बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर को एम्पावर कर रहे हैं। ओके, और जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर मजबूत होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए। कहाँ पर अब स्टेट्स जो है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर ना क्योंकि ओरिजिनली लोग अपने ही खेतों पर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये लोग कल्टीवेटर्स हैं। मगर अगर हम स्टेट्स की बात करें जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें एग्रीकल्चरल लेबर का नंबर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी उपजाऊ जमीन नहीं है, इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, लोग बाहर जा करके या किसी और के खेत पर काम करते हैं। स्पेशली यहाँ से लेबर हायर किया जाता है, जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये लोग जाकर के लेबर का काम करते हैं दूसरों के फील्ड्स पर। और अगर हम बात करते हैं अर्बनाइज्ड एरिया में, तो हमारा लार्ज पॉपुलेशन जो है किस में जाता है, अदर वर्कर्स में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग तो हो ही नहीं रही है। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल हो गया पूरा वर्किंग पॉपुलेशन और वर्क पार्टिसिपेशन के ऊपर, जिसमें हमने सेक्टर वाइज भी देखा और जेंडर वाइज भी देखा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एक बारी क्विक रिकैप कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर हमारा ये रहा है। तो हमने यहाँ पे जब बिगनिंग करा था, देखिए चैप्टर का नाम जो है ना वही आपको बता देगा कि आपको 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें स्टडी करने हैं, 4 मेजर थीम्स हैं इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, अब वो 4 मेजर थीम्स कौन सी हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा आता है, इसमें वर्ड ही देखिए चैप्टर के नाम में है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला फोकस आपको किस पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किस चीज के बारे में बात करी, इंडिया की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इस मैप को स्टडी किया और इसको देख करके हमने 3 एरिया निकाल लिए जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी पर हम आएंगे। फिर अब इसमें डेंसिटी में कहाँ पे कितने ज्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ नहीं है, ये हमने इस मैप से भी स्टडी किया। तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे जो एक्सट्रीम क्लाइमेट या एक्सट्रीम टेरेन वाले रीजन्स हैं वहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, और जहाँ पे हमारे अच्छा टेरेन है, वाटर अवेलेबिलिटी है,
फेवरेबल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी फेवरेबल हैं, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये ना स्टेट वाइज आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। फिर हमारा ग्रोथ आता है। ग्रोथ में हमने जो मोटा मोटा तौर पे बात करी वो हमने इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ की करी है। फिर हमने, क्योंकि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहीं नहीं भूल सकते, तो ये जो आपके मैथ्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके 3 या 5 मार्क के आंसर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप ये मैप ध्यान से देख लेंगे ना कि कौन से बेल्ट्स में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, कौन से में कम है, तो आप ये 5 मार्क का क्वेश्चन सीधा इस मैप के बेसिस पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके। फिर हमने इसके बाद में बात करी कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन आया, जो कि जिसका बेसिस है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ओके। फिर हमने लिंग्विस्टिक की बात करी, जिसमें हम लैंग्वेजेस के बारे में हमने जाना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप्स हैं। फिर हमने रिलीजन के बारे में बात करी। रिलीजन में हमने मेजर ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। साथ में फिर हमने लास्ट में बात करी वर्क पार्टिसिपेशन की, जहाँ पे हमने सेक्टर वाइज भी और जो हमारी डेफिनेशन है उनके हिसाब से जेंडर वाइज सारे हमने पहलू जो है यहाँ पर कवर करे। ओके। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया पूरे चैप्टर का, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें से कौन से बनते हैं। तो इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको आप जरूर कर लीजिएगा सॉल्व, और एनसीईआरटी के लिए आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे, बट आई विल सजेस्ट कि क्योंकि कंपेटेंसी बेस्ड अब बढ़ रहा है प्रपोर्शन, तो आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से लिखिए। जितना अच्छा आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे अपने वर्ड्स में, उतने आपके स्कोर्स ज्यादा होंगे। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तीनों पार्ट्स को जरूर देखिए एंड देन गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, सो विल मीट विद अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.